अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लाइफस्टाइल विद कोमल। इस मुल्क में मेरी ओपिनियन में जो टॉपिक सबसे ज़्यादा जिसकी गलत इन्फॉर्मेशन फैली हुई है या सबसे कम इन्फॉर्मेशन फैली हुई है वो है ट्रांसजेंडर्स। ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़ क्या क्या फेस करते हैं, उनके क्या इश्यूज़ हैं, वो क्यों हैं, वो हैं क्यों, साथ में उनको किस तरह सपोर्ट हम लोग कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, अगर आप एक पेरेंट हैं तो आप जल्दी ही अपने बेटा या बेटी में किस तरह स्पॉट कर सकते हैं कि हो सकता है दे कुड बी अ पार्ट ऑफ द LGBT कम्युनिटी, और उनको इंस्टेंटली आप सपोर्ट करें और आप उनकी हेल्प करें दैट दे स्टे हैप्पी एंड हेल्दी एंड देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ नॉट अफेक्टेड। ये सारी बहुत ही ज़रूरी बातें हम आज के शो में करेंगे, सो डोंट गो अवे, आई एम गोइंग टू बी राइट बैक। मैं एक स्ट्रेट फीमेल होने के नाते मैंने इतनी जिसे कहते हैं ना पर्सनल लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स फेस की हैं जिसकी वजह से मुझे खुद एंग्जाइटी हुई है, और मैं अभी भी एंग्जाइटी को मैनेज करने के बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स इस्तेमाल करती हूँ। तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में इनके ऊपर क्या गुजरी होगी। I'm in full admiration of this lady, so please help me welcome this amazing person. Kami said, Assalamualaikum. Walaikum assalam. Thank you so much, Komal, for the amazing introduction. It is my pleasure. It is my pleasure. Kami, first of all, thank you so much for coming on my show, and you are looking beautiful. Oh, thank you so much, as you are. Kami, मुझे बताएं कि आप obviously you're transgender. And you don't mind being called transgender. You own it, right? Yes, आप yes. कहते हैं कि हाँ मैं हूँ, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि ये एक रियलिटी है। तो कब आपने महसूस किया कि आप जो हैं वो, आई डोंट नो एग्जैक्ट वर्ड्स, तो अगर मैं कुछ कंफ्यूज हो जाऊँ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन कब आपने महसूस किया कि आप लड़का नहीं बल्कि लड़की से ज़्यादा आइडेंटिफाई करते हैं? हाँ कोमल, जब हम बात करते हैं ना मुख्तलिफ होने की, और इस सोसाइटी के अंदर हम जिस सोसाइटी में रहते हैं यहाँ पर हर मुख्तलिफ चीज़ को गलत नज़रिए से देखा जाता है। बिल्कुल। और बीइंग अ ट्रांसजेंडर वुमन, ऐसा नहीं था कि मैं एक रात को सोई और सुबह उठी मुझे लगा कि मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ। एक ज़िंदगी गुजारी है और एक उम्र हो गई है मेरी, अभी तमाम मैंने चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। और ऐसा नहीं है कि मुझे शुरू से नहीं पता था कि मैं मुख्तलिफ हूँ, क्योंकि सोसाइटी मुझे मुख्तलिफ तरीके से ट्रीट करती थी। मैं बचपन से ही मुख्तलिफ थी, मेरी फैमिली की वजह से लोग मुझे छेड़ते थे। मुझे नहीं पता कि मुझे वो लोग क्यों छेड़ते थे, क्योंकि मैं तो बच्चा थी उस वक्त। और स्कूल के अंदर मुझे मॉक किया जाता था, बुली किया जाता था, क्योंकि मैं बहुत फेमिनिन सी थी। तो एक वक्त में आके मैंने अपने आप को आइडेंटिफाई किया कि मैं एक ट्रांसजेंडर वुमन हूँ। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमारे यहाँ पर सोसाइटी में लोगों के पास वो एजुकेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। लोग इतने सेंसिटाइज नहीं है कि उनको नहीं पता कि एक ट्रांसजेंडर या ख्वाजा सर की माशरे में क्या इज्जत है और वो क्या कुछ कर सकते हैं अगर उनको मौका दिया जाए। ये आपका एक इतना अच्छा पॉइंट है कि एज ए चाइल्ड जब ये बच्ची थी तो ये जो भी ये हैं ये इनके लिए बिल्कुल नॉर्मल है। तो एज ए चाइल्ड इनको पता ही नहीं था कि ये मुख्तलिफ हैं, इनको मुख्तलिफ फील कराया गया। बिल्कुल राइट। एंड हम सब इंडिविजुअल हैं। मैं एग्जैक्ट फोटोकॉपी नहीं हूँ एक और लड़की की या लड़के की। इसी तरह एवरीबडी इज अ लिटिल डिफरेंट। यू आर जस्ट अ लिटिल बिट मोर डिफरेंट देन जस्ट द एवरेज डिफरेंट। दैट डजंट मीन इट्स गुड और बैड। सो जब आपने रियलाइज किया कि आप जो लोग समझते हैं वो नहीं हैं, तो आप देन डिड यू गो, यू मस्ट हैव गॉन थ्रू सम एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन और सैडनेस और एंगर। देखिए, ऑब्वियसली ज़िंदगी में बहुत सारी मौक़ों पर आपको बहुत ट्रॉमा होते हैं जब लोग आपको नहीं समझ रहे होते और आपको खुद भी समझ नहीं आ रहा होता कि लोग आपको क्यों तंग कर रहे हैं। और ऑब्वियसली एक वक्त में आके जब आप अपने बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जब अपने आप को आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो फिर आपके घर वाले भी आपको सपोर्ट नहीं करते, बिकॉज
हम ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ पर पेयर प्रेशर बहुत है, जहाँ पर पेरेंट्स को भी हम जैसे बच्चों को अपने से अलग करने पर मजबूर कर दिया मकसद जाता है। क्यों, क्या वजह है इसकी कि क्या वो समझते हैं कि ये आप खुद से कर रहे हैं, या उनको कोई अंदाजा नहीं होता कि ये भाई अंदर हार्मोनल एक चीज है, एक फिजिकल चीज है, आपके कंट्रोल में ये नहीं है, या वो डिनाइल में होते हैं? देखिए पेरेंट्स तो हमारे हमेशा डिनाइल में ही रहते हैं, बिकॉज एक तो जनरेशन गैप बहुत है, और अब आने वाली नस्लें हैं शायद उनमें थोड़ा सा फ़र्क आएगा मेरा ख्याल है। पर मेरे और मेरी मदर की मतलब लाइफस्टाइल में, और मेरे फादर या मेरे सिबलिंग्स जो हैं बहन भाई, उन्होंने पुराने ज़माने की तालीम हासिल की, मैंने शायद नई ज़माने की थोड़ी तालीम हासिल की, तो जनरेशन गैप आ गया। और जहाँ तक बात डिनाइल की है, जो चीज़ हमारे मतलब की है, हमारे प्रॉफिट में है, वो चीज़ ठीक है, और जो चीज़ शायद हमें पसंद नहीं है तो शायद वो चीज़ गलत है, और शायद ये एक बहुत बड़ा डिलेमा है सोसाइटी का हमारी, और शायद हम इसी वजह से डिनाइल में रहते हैं, इसी वजह से हम लोगों को वो प्रॉपर राइट नहीं दे पाते। आई थिंक अगर लोगों को सिर्फ एक बात पता चल जाए कि ट्रांसजेंडर एक ऐसी चीज़ है जिसको इंसान कंट्रोल नहीं करता है, वो एक हार्मोनल, एक फिजियोलॉजिकल मजबूरी है, बल्कि मजबूरी मुझे कहना पड़ रहा है, लेकिन it's actually just being different and this is not something आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो the topic of today's show, कामी, is anxiety. Yes. क्या आपको एंजाइटी है, और अगर आपको है तो आपने कैसे पकड़ी कि आपको है? मैं सीरियस बात करने से पहले कहूंगी कि अगर ट्रांसजेंडर होना मजबूरी है तो शायद मैं बहुत खूबसूरत मजबूरी हूँ। मैं बहुत खूबसूरत मजबूरी हूँ। देखिए ना आप, but I don't know what word to use, you know, like मेरे लफ्ज खत्म हो जाते हैं, vocabulary खत्म हो जाती है। जब हम आपने कहा कि एंजाइटी के बारे में, you know, you're so confident, hats off to you। और हम जब अभी मेकअप रूम में भी बात कर रहे थे, तो जब हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही होती हैं। तो मैं भी सोचती हूँ कि मुझे किस किस वक्त एंजाइटी हुई, किस किस वक्त मुझे वो फेयर हुआ जिस चीज़ से मैं भागने की मैंने कोशिश की। पर अल्लाह का करम ये है कि कोमल कि शायद मुझे मेरी फैमिली ने थोड़ी सी सपोर्ट दी, जिसकी वजह से शायद मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ। फैमिली सपोर्ट होना, आपके इर्द गिर्द में आपके अच्छे लोग होना बहुत ज़रूरी है। और ऑब्वियसली मैंने जैसे आपको बताया कि स्कूल की लाइफ में मुझे मॉक किया जाता, जब मैं टीचर से कहती थी कि लड़के मुझे तंग कर रहे हैं, तो वो कहती थी कि तुम लड़कियों के साथ जाकर बैठ जाओ। तो ये तो किसी मसले का हल नहीं हुआ ना, लड़के तो मुझे फिर भी तंग करेंगे क्योंकि मुझे तो वो मुख्तलिफ समझते थे। यानी ये प्रॉब्लम स्कूल के टीचिंग, यानी जो टीचर्स हैं और जो स्कूल का सिस्टम है वो ही सही नहीं, बचपन से ही। अब तो शायद बहुत बड़े बड़े स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अपने स्कूल्स के अंदर काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट हायर की हैं, जो कि बच्चों की दिमागी नशोनुमा पे काम करते हैं और चीज़ें हैं। बट ऑब्वियसली सोसाइटी के अंदर हम देखते हैं कितने सारे मसले मसाइल हैं। तो पहला आपको एंजाइटी का अटैक कब हुआ? मुझे एंजाइटी का अटैक मुझे याद है अभी भी 2013 में मैं घर में बैठी हुई थी और मुझे ऐसा लगा कि मुझे शायद हार्ट अटैक होने लगा है। और मुझे घर वाले हॉस्पिटल लेके गए, उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने मुझे कोई मेडिसिन लगाई और घर में और पूरे ख़ानदान में वलवला मच गया कि शायद मुझे कोई अटैक हुआ। हाँ, तो क्या आपके सिम्टम्स क्या थे? मुझे सिम्टम्स ये थे कि मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था उस वक्त, और वो एंजाइटी अटैक ही था। पर अब जब मैंने साइकोलॉजिस्ट से बात की, जब मैंने कम्युनिटी काउंसलर से बात की और जब मैंने खुद पर काम करना शुरू किया, तो अब मैं उसको अब मैं पकड़ लेती हूँ उस चीज़ को। अब मुझे ऐसा होने लगता है तो मैं क्योंकि मैं अच्छा डांस कर लेती हूँ तो मैं डांस करने की कोशिश करती हूँ, अच्छा म्यूज़िक सुनने, या मैं बाहर चली जाती हूँ घर से कि शायद उस चीज़ को मैं कवर कर सकूँ। पर कोमल, बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए सब कुछ करना। आप कितनी सारी चीज़ों से गुजर रहे होते हैं। शायद मैं वाहिद उन चंद ट्रांसजेंडर्स में से हूँ जिन्होंने शायद ये कामयाबी हासिल कर ली, पर अभी भी मैं अपने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी लोगों से बात करती हूँ तो अभी भी गली मोहल्लों और सड़कों पर वही हाल है, अभी तक लोग उसी तरीके से छेड़ते हैं। तो एक बंदा जब जा रहा है, उसने आप किसी को कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, और लोग जब उसको तरह तरह की आवाज़ें कसते हैं तो उसके दिमाग पे क्या दबाव पड़ता होगा। और ऑनेस्टली मैं भी बताती हूँ कि 10-11 साल कोई उम्र नहीं होती। 10-11 साल की उम्र में जब मैं घर से बाहर कहीं जाती थी तो गली मोहल्ले के बच्चे ही वो मेरे पीछे से तालियां बजाते थे। नॉर्मल बच्चों को इतना बुली किया जाता है, गलत अल्फाज कसते थे, गलत अल्फाज कसते थे। तो शायद वो बचपन से ही मेरे अंदर वो एंजाइटी डेवलप हुई। ऑफ कोर्स ये चाइल्ड ट्रॉमा आपको बेसिकली, जिसने एक वक्त में आके शायद मुझ पर अटैक किया और मैंने उसको कम करने की कोशिश की, पर ये बहुत सीरियस इशू है। हाँ, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आई मीन बहुत ऑब्वियस है कि मैं
बहुत सपोर्ट करती हूँ आपकी कम्युनिटी को, ये तो अब आपको काफ़ी एक ऑब्वियस सी एक बात हो गई है। लेकिन एक मुझे जवाब दें आप कि जब एक ट्रांसजेंडर औरत सड़क पे मुझसे पैसे मांगने आती है तो वो इतना ओवर ड्रेस्ड क्यों होती है, वो इतनी लाउड क्यों होती है? आई मीन लुक एट यू, यू आर ब्यूटिफुल, यू आर एलिगेंट, यू आर क्लासी। आई मीन इजंट इट इनवाइटिंग? आप इनवाइट कर रहे हैं कि कोई आप पे कुछ कसे? इट्स नॉट लाइक दैट, इवन दो मैं समझने की कोशिश हाँ, कर मैं रही हूँ। आपको आई होप कि मैं जो समझाना चाह रही हूँ वो मैं उसको बेहतर तरीके से समझा सकूँ। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है वो क्योंकि मैंने खुद भी उनसे पूछने की कोशिश की, मैं उनके दरमियान बैठती हूँ, मेरी कम्युनिटी के लोग हैं, मैं उनके दर्द को बेहतर तरीके से समझ सकती हूँ। वो कहते हैं कि सड़कों पर तो औरतें भी, बच्चे भी, बूढ़े भी भीख मांग रहे हैं, फिर लोग हमें कैसे पैसे देंगे? तो हम तो थोड़ा सा मुख्तलिफ तैयार होकर जाए ना, ताकि लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट भी और हमें कुछ पैसे देने की कोशिश भी। तो देखिए, दिस इज द वे ऑफ देयर लाइफ, देयर चॉइस, देयर पर्सनल थिंग। और उनकी ऑक्यूपेशन है, उनकी ऑक्यूपेशन है। देखिए, हम तो कह देते हैं ना कि हम कि ये भीख मांग रहे हैं, गलत लोग हैं, ये सड़कों पर हैं, गलत लोग हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं, हाँ, लोग कहते हैं। मैं आपके प्रोग्राम के तहत ये बात कहना चाहूंगी कि हमने उनको दिया ही किया है। या तो हम उनको व्हाइट कॉलर जॉब दे दें, या तो हम उनको सीएम सिंध बना दें, या हम उनको कोई मिनिस्ट्री की जॉब दे दें, तो हम फिर उनसे उनके बारे में बात भी ना करें। हम जब कुछ उनको ऑल्टरनेट नहीं दे रहे तो शायद हमारा हक नहीं बनता। अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आप अपनी कम्युनिटी के लिए क्या करिए। मैंने कहा, मेरे हाथ में क्या है? मैं कोई गवर्नमेंट में तो नहीं बैठी हुई। हाँ, अल्लाह करेगा कि हमारी कम्युनिटी के लोग बहुत जल्द मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम करते हुए दिखेंगे। आपने कभी अप्लाई करने की कोशिश की है किसी नॉर्मल बैंकिंग जॉब या गवर्नमेंट जॉब? मैं शुरू में जब मैंने काम स्टार्ट किया तो मैंने एक शिपिंग लाइन में काम करना स्टार्ट किया, और मेरे भाई के एक फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे जॉब लगा। मैं बहुत फेमिनिन थी, मुझे वहाँ पर लोग तंग तो नहीं कहूँगी, छेड़ते थे, पर मैंने फिर उनका मिजाज भी ठीक कर दिया था। मैं शुरू से ना वो बहुत तीखी सी थी, और मुझे पता था कि लोगों को कैसे बताना है कि मैं मुख्तलिफ हूँ, तो मेरा मुख्तलिफ होना गलत बात नहीं है। और उसके बाद मैंने डेवलपमेंट सेक्टर में काम करना स्टार्ट किया। 7 साल मैंने HIV/AIDS सेक्टर में काम किया, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए और वल्नरेबल पॉपुलेशन के लिए। और अब मैं बाकायदा खुद एक तंजीम चलाती हूँ जिसके तहत हम ट्रांसजेंडर के इकनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ कॉर्पोरेट सेक्टर्स के साथ। गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ हम मिलकर ट्रांसजेंडर का प्रोटेक्शन पॉलिसी एक्ट लेकर आ रहे हैं। मेंटल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के हवाले से मुख्तलिफ सेशंस कराते हैं कम्युनिटी के, उनको बिठाकर। कौन कराता है? हमारे पास मुख्तलिफ कम्युनिटी काउंसलर्स हैं, और एक मेरी फ्रेंड है सईदा ज़हरा शाह, जो कि हमारे साथ कम्युनिटी में काम कर रही हैं। इवन कोमल, पहली बात तो ये है कि विद इन पाकिस्तान लोगों को यही नहीं पता कि मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ क्या। हम अपनी कम्युनिटी में खुद बताते हैं लोगों को, फिर उनको अंदाज़ा होता है कि हाँ, मुझे उस वक्त ऐसा कुछ हुआ था, या मैं ये फील करती हूँ। इट्स रियली इम्पोर्टेंट। आई थिंक जब मैं ऑलमोस्ट हर शो में कह चुकी हूँ कि जितना भी हम चेंज है और अवेयरनेस है और ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इश्यूज हैं, दिस एवरीथिंग स्टार्ट्स एट होम विद पेरेंटिंग। आपने अभी साइकोलॉजिस्ट और साइकाट्रिस्ट की बात की, तो इसी तरह की एक थेरेपिस्ट मैं अपने अगले सेगमेंट में बुलाने जा रही हूँ। प्लीज़ डोंट गो अवे, यू कैन लर्न समथिंग, यू नेवर नो। स्टे ट्यून्ड, वी आर गोइंग टू बी राइट बैक। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। बात हो रही थी एक बहुत ही फेमस ट्रांसजेंडर से जिनका नाम है कामी सिड, और बात हो रही थी एंग्जाइटी पे, और इसी टॉपिक को फर्दर एक एक्सपर्ट बुलाया है मैंने डिस्कस करने के लिए, जो कि एक कम्युनिटी काउंसलर हैं और थेरेपिस्ट हैं। प्लीज़ हेल्प मी वेलकम ज़हरा शाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सो आप कम्युनिटी थेरेपिस्ट हैं और आप कामी सिड और उनकी जो LGBT कम्युनिटी है वहाँ आप थेरेपी करती हैं। सो क्या रेशियो है एंग्जाइटी का वहाँ? लाइक हाउ मेनी पीपल हैव इट, यू थिंक? देखिए, अगर आप बात करते हैं LGBT कम्युनिटी की, तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन डिसऑर्डर है तो दैट इज़ एंग्जाइटी। सबसे ज़्यादा कॉमन, बिकॉज इसके कुछ कॉजेज़ भी हैं। अब वो कॉजेज़ ये हैं कि वायलेंस है, डिस्क्रिमिनेशन है, स्टिग्मेटाइज कर दिया है कि कम्युनिटी है, आइसोलेट कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें, फिर आपका हमारे लोग आते हैं टॉक्सिक पेरेंटिंग से, फिर टॉक्सिक पेरेंटिंग ज़रा उर्दू में समझाएं कि क्या, एक दो जुमलों में समझाएं। माँ बाप
जो है वो बच्चों को नहीं समझ पा रहे होते अक्सर, लड़ाइयाँ जो घर में होती हैं, बच्चों से उनकी जो उम्मीदें होती हैं वो बच्चे पूरा नहीं कर पा रहे होते, तो वो उनको डिसोन कर देते हैं, अलग कर देते हैं, बिल्कुल अकेला कर देते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा, main क्या वजह आपको कुछ लाइक मिडिल एंड अपर मिडिल क्लास फैमिलीज में भी ये प्रॉब्लम है कि कोई ट्रांसजेंडर्स हैं एंड दे आर नॉट बीइंग गिवन द सपोर्ट दैट दे नीड? मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग हैं, आई मीन इसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई क्लास सिस्टम आ जाए, क्योंकि देखें एक मदर के लिए अगर आप दूसरी साइड की स्टोरी सुने, एक माँ के लिए जिसने बेटा पैदा किया है, तो वो अचानक से एक उसको अलग रूप में करना देखे, पड़ रहा है कि तो उनके लिए तो एक मुश्किल होता है। और हाँ, समटाइम्स उनको लगता है कि वो नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे और वो नहीं करते, ज़्यादातर नहीं करते। तो इसमें कोई क्लास नहीं है और कोई क्लास सिस्टम का वो नहीं है। नहीं, मैं पूछ रही थी कि आदे वो सपोर्टिव? नो, ज़रूरी नहीं है। दैट डिपेंड्स ऑन पेरेंट्स कि वो कितने प्रोग्रेसिव हैं, वो कितने सेंसिटाइज्ड हैं। अगर वो सेंसिटाइज्ड हैं तो वो अपने बच्चों को उस हाल में कबूल करते हैं, अगर वो नहीं है तो वो नहीं कबूल करते, वो आखिर तक नहीं करते। मेरे तो ख्याल से इस LGBT के टॉपिक को लेके ना सिर्फ जो एक्चुअली है बल्कि एटलीस्ट इन दिस सोसाइटी पेरेंट्स को भी काउंसलिंग और थेरेपी करानी चाहिए, बिकॉज़ वो भी ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनके लिए भी एक नई बात होती है ना। अगर एक माँ है, आप एग्जांपल है एक माँ की, अगर वो लड़का पैदा करती है और वो कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम नहीं है 20-25 साल बाद, वो एक बेटा पैदा करके उसको बड़ा करके फिर वो उसको देखती है कि वो तो लड़कियों के रूप में आ गया, तो उनके लिए ये एक समटाइम्स एक शॉक है। फिर उनको भी एंजाइटी डेवलप हो सकती है, उससे उनको जो है PTSD भी हो सकता है, क्योंकि उनके लिए एक ट्रॉमा है और वो ट्रॉमा फिर वो लेके चल रही होती हैं। तो जब आप ऑलरेडी इन सिचुएशंस में पड़ जाते हैं तो फिर आपको एक्सेप्ट करना फिर ये बहुत मुश्किल हो जाता है, बच्चे को भी और अपनी जो इलनेस है, मेंटल हेल्थ इशू है, उसको भी। कोई ऐसे सिम्टम्स हैं जो पेरेंट्स रिकॉग्नाइज अर्ली ऑन कर सकते हैं और सपोर्ट दे सकते हैं कि उनको पता चले कि भाई ये हमारा जो बच्चा है ये ट्रांसजेंडर है? देखिए, वो तो डिपेंड करता है पेरेंट्स की अपने बच्चों से कितनी बॉन्डिंग है, ठीक है। अगर पेरेंट्स की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है तो अक्सर बच्चे कम आउट कर जाते हैं, वो बता देते हैं अपने पेरेंट्स को कि व्हाट दे आर एक्चुअली और व्हाट दे फील। इसके कोई सिम्टम्स वगैरह नहीं है, क्योंकि ये बीमारी तो है नहीं, हमारी तरह इंसान ही है। तो अब डिपेंड करता है, कुछ बच्चे जो हैं वो ऐसे भी होते हैं जो बाहर उनकी आइडेंटिटी डिफरेंट होती है, जो उनका जेंडर होता है वो डिफरेंट होता है और घरों में वो डिफरेंट होता है। तो अब डिपेंड, इसकी कोई सिम्टम्स नहीं है, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन इंडिकेशन, यू नो, लाइक maybe not, probably not, एक generalized एक वो होता है। नहीं, मेरे ख्याल से ऐसे कोई इंडिकेशंस नहीं होते। दैट अगेन डिपेंड्स कि पेरेंट्स कितना ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने बच्चे को, वो कितना उनको जो है वो कितना प्रोटेक्टिव हो रहे हैं उनके बारे में, वो कितना देख रहे हैं उनको। तो जो पेरेंट्स चाल ढाल से समझ जाते हैं अक्सर कि मेरा बच्चा कैसा चल रहा है, मुझे लग रहा है, तो मेरे ख्याल से वो डायरेक्ट रिएक्ट करना और फिर खुद को भी इश्यूज में लाना में डालना, इससे बेटर ये होगा कि आप बच्चे से बैठ के बात करो कि अब क्या इशू है, क्यों आप ऐसे कर रहे हो। हाँ, is there any personal experience that you can share with us in terms of anxiety with people that you are trying to counsel? बहुत सारे हैं, मतलब ज़्यादातर बच्चों के जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं उनका इशू ये होता है, छोटी एज होती है और उनको ये होता है कि दे आर ट्रांसजेंडर। वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हम तो लड़के नहीं हैं, हम तो ट्रांसजेंडर हैं। खुद ही बच्चे को अंदाजा हो खुद ही जाता है। उनको आइडिया हो जाता है कि हम तो लड़के नहीं हैं, हम ट्रांसजेंडर हैं। तो फिर उनके स्कूल में जो इशू, अगर वो बॉयज स्कूल में पढ़ रहा है तो उधर के प्रॉब्लम्स अलग होते हैं। फिर पेरेंट्स को समझाना, फिर पेरेंट्स को एक्सेप्ट करवाना, दोनों तरफ से अगर दोनों जिद पे आ जाएं तो फिर वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाती है कि पेरेंट्स को भी समझाएं और फिर बच्चे को भी समझाएं। तो वो फिर अब बच्चा क्योंकि कम आउट कर चुका होता है, वो आ चुका होता है, उसने बता चुका होता है वो कि वो ट्रांसजेंडर है, और फिर पेरेंट्स इस बात पे अड़ जाते हैं कि नहीं, मतलब हमारे लिए तो ये लड़का ही है, ये कैसे हो सकता है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते। तो ये बहुत सारी सिचुएशंस ज़्यादातर ऐसे आती हैं। कुछ इससे मिलता जुलता एंग्जाइटी के साथ हुआ था, क्योंकि मुझे माइल्ड एंग्जाइटी है एंड माय फादर, मेरे जो वालिद साहब हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान है, लेकिन वो थोड़ा सा ओल्ड स्कूल है। वो समझते हैं कि भाई मेंटल हेल्थ जो है वो आप इतने अगर स्ट्रॉन्ग हो और अच्छे स्ट्रॉन्ग फैमिली से आपका ताल्लुक हो तो आपको कोई
मेंटल प्रॉब्लम ये नई पौध की एक चीज़ है, देयर इज नो सच थिंग। अगर आप स्ट्रांग हो तो जब भी मुझे एंग्जाइटी होती थी और मैं अपने वालिद से बेहद इश्क जुनून हद तक करती हूँ एंड वो मुझसे, लेकिन जब मुझे एंग्जाइटी होती थी वो कहते थे तुम मेरी बेटी हो, कम छोड़ो ये बातें, छोड़ो रोना, कम ऑन चलो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाने ले जाता हूँ। तो वो सालों ना मैंने एक्सेप्ट किया ना उन्होंने एक्सेप्ट किया, और वो प्रॉब्लम बढ़ती गई हद तक कि मुझे फिर आई नीडेड टू गो सी समवन, क्योंकि मुझे फिर वही ब्रेथलेसनेस और हार्ट पैल्पिटेशंस ये सब होना शुरू हो गए। तो मैं जो कि काफ़ी एजुकेटेड हूँ और फैमिली भी एजुकेटेड है, मुझे साल लगे टू एक्सेप्ट कि मुझे एंग्जाइटी है, you know, and it was very tough. It was very क्योंकि tough. हम डिनाइल में चले जाते हैं, हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे होते हैं। फिर हमारे पेरेंट्स भी अब, क्योंकि अब देखिए जनरेशन गैप है, ठीक है, पहले की जो पहले का जो तरीका था, अभी बच्चे बैठ जाते हैं गूगल पे सर्च कर लेते हैं सारे सिम्टम्स, अक्सर तो खुद ही डायग्नोज कर रहे होते हैं, जबकि अक्सर वो बीमारियां होती भी नहीं है, उनको लग रहा होता है अच्छा ये भी मुझ में है, जबकि वो नहीं होता, उनको लग रहा होता है ऐसे। पहले पेरेंट्स को इन चीज़ों का आइडिया नहीं था, वो इतना दे आर नॉट इनटू गूगल्स एंड सर्चिंग और ये सारी डिटेल्स निकालना ये सब। तो पेरेंट्स फिर इस चीज़ से कासिर होते हैं, मतलब वो उनको नहीं आइडिया होता कि किस तरह ट्रीट करना चाहिए। तो उनको लगता है कि अगर बच्चे को कह दें कि बहुत स्ट्रांग हो ये हो तो बच्चा ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, उसके लिए साइकोथेरेपी है, उसके लिए मेडिकेशंस हैं, एंटी डिप्रेसेंट लिए जाते हैं, सेडेटिव्स दिए जाते हैं, थेरेपीज होती हैं, मेडिटेशन, योगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जिससे हम कोप कर सकते हैं। तुम एंग्जाइटी के लिए क्या करते हो टू मैनेज योर एंग्जाइटी? मैं अपने आप को मसरूफ रखने की कोशिश करती हूँ, डाइवर्ट करती हूँ अटेंशन। डाइवर्ट करती हूँ अटेंशन। So you don't take medication? मैं कोई मेडिकेशन नहीं करती। अच्छा। और ऑब्वियसली अगर मैंने ये सोचा था अगर मैं मेडिकेशन करूँगी तो शायद मैं इसी के सहारे रह जाऊंगी, मुझे ऐसा लगता था। मैंने भी बाय द वे बहुत कोशिश की छोड़ने की, लेकिन आई डोंट नो आप। लेकिन ये मिथ है कि अगर आप मेडिसिन ले रहे हो और आप यूज्ड टू हो जाओ तो आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जो आपको बताया जाता है हम वही सीखते हैं। तो हम, ये एक मिथ है, ऐसा नहीं है कि अगर आप मेंटल हेल्थ की कोई दवाइयाँ ले रहे हो आप नहीं छोड़ पाते। आई नो, लेकिन मैं बहुत ओल्ड स्कूल हूँ कि भाई एक दफ़ा जैसे कामी कह रही है कि आई मीन लाइक इट्स सो डिफिकल्ट यू नो लाइक टू एक्सेप्ट के आपको दवा खानी पड़ेगी फॉर आवर लाइफ टाइम। पाकिस्तानी लोग बहुत एंटी टैबलेट पॉपिंग है, यू नो, लेकिन एक्चुअली भाई अगर आपको ज़रूरत है तो आपको ज़रूरत है, बिल्कुल ऐसे ही है। And what I take changed my life. It really changed my life. I'm telling you. So, कोई recent कोई example आप दे सकते हैं जो आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो? कोमल, इंसिडेंट तो बहुत सारे हैं ज़िंदगी के अंदर जो कि आप नहीं भूल सकते, बट रिसेंटली मेरी ही एज की मेरी एक फ्रेंड जिसकी डेथ हो गई अभी ईद से 2 दिन पहले। Oh no. एंड शी इज़ वेरी क्लोज टू मी, और मुझे नहीं अंदाज़ा था कि शायद उसकी इस तरह डेथ हो जाएगी। मैं वो लाहौर में थी और मैं 3-4 हफ्ते पहले उससे मिल के आई थी, वो काफ़ी बीमार थी, और जब मैं सुबह सोकर उठी और मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि शायद इस तरह के कोई मैसेजेस आएंगे मुझे लोगों के कि She had COVID or नो she had कोविड anxiety? नहीं था, उसको कोई डिजीज़ थी जिसकी वजह से वो उससे फाइट कर रही थी, और मैं उसको काफ़ी समझा कर आई थी, और मैंने कहा था मैं दोबारा मिलने आऊँगी तुमसे और ये वो। पर ऑब्वियसली किसी का चले जाना ज़िंदगी से भी बहुत बड़ा इफेक्ट होता है आपकी लाइफ के अंदर। ज़रूरी नहीं है कि वो कोई आपकी फैमिली मेम्बर ही हो। ऑब्वियसली आप क्लोज वंस को खोने का डर होता है आपके दिमाग में हमेशा, क्योंकि मैं अपनी अम्मी से बहुत प्यार करती हूँ, और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि मेरे बहुत करीब हैं। मैं सोचती हूँ कि अगर उनको कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी, और ऑब्वियसली आप लोगों से अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, आप उनके साथ एक वक्त गुजारते हैं, तो उसकी वजह से शायद मैंने एंजाइटी को इतना कंट्रोल किया था ना, मुझे ऐसा लग रहा है पिछले कई दिनों से कि शायद वो दोबारा से मेरे बॉडी के अंदर जनरेट हो रही है, और मैं दोबारा से ऑनेस्टली मैं आपके आज प्रोग्राम में आने से पहले मैं कहीं जाते हुए डरती नहीं हूँ। मुझे इतनी एंजाइटी थी कि मैं स्कर्ट पहनूँ या पैंट पहनूँ, मतलब ये कोई इतना बड़ा इशू तो नहीं है ना। नहीं, हमारा ट्रिगर क्या है कुछ पता नहीं, मतलब ये पैंट और स्कर्ट मैं एंड वक्त तक ही सोचती रही, और अभी भी मैं अपने आप को कोसती थी कि मैं क्यों ले आई है, और यही एंजाइटी है मेरी बॉडी कि कहीं जाना और लोगों से बैठ, शायद मैं पहले मुझे नहीं था ऐसा कुछ, मैं धड़ल्ले से जहर को पता, मैं कहीं भी चले जाती थी, किसी की भी मुंह लग जाती थी आराम से, पर अब शायद क्योंकि वो
इतना ज़्यादा शायद आपकी लाइफ में एक चीज़ हो जाती है नहीं, कि एक हद तक आप लड़ाई बैटल हाँ, कर सकते कर हैं. सकते आई हैं. मीन आफ्टर दैट योर बॉडी आल्सो. अब मुझे भी ना किसी की मोटिवेशन की ज़रूरत होती है Yeah, कि yeah. मुझे कोई पुश करे. या तो मेरे पार्टनर ने मुझे आज पुश किया कि नहीं तुम्हें जाना है और हाँ. तुम करो, क्योंकि Yes. घर में रह रहकर तुम्हारा और दिमाग खराब You होगा. see, तो and I'm so that's why glad I'm- that you came, and I'm so glad that we're talking about this because this is a very very important topic. और बहुत ज़्यादा information और इसी तरह की जैसे कहते हैं relevant conversation हम जारी रखेंगे. Please don't go away because I'm going to be right back after a very short break. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक. हमारी बात हो रही है ज़हरा शाह एंड कामी सिद से अबाउट ट्रांसजेंडर एंड स्पेशली एंग्जाइटी इन द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी. बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो सस्पेक्ट करना शुरू हो जाते हैं कि उनका जो बेटा है वो उसमें कुछ ऐसे अलामात हैं जो कि उनको शायद रास नहीं आ रहे हैं और वो ज़बरदस्ती शादी करवा देते हैं फिर उसकी. तो ऐसा कभी आपने सुना है? क्योंकि आई एक्चुअली नो समबडी इन लाहौर जिसके साथ ये हुआ है. डू यू गाइस, कामी, डू यू नो एनीबडी? I know many people. और एक और मैं Many people? हाँ, I know many people, yes, obviously. Wow. और एक और बात ये कि मैं एक तो ट्रांसजेंडर वुमन हूँ ना, from male to female. या बहुत सारे ट्रांसजेंडर मैन हैं जो कि फीमेल टू मेल हैं. या तो देखिए कि एक कम्युनिटी जो कि इतनी वास्ट है, तो और उनकी तो और अलग इश्यूज हैं जो फीमेल टू मेल है, क्योंकि उनके साथ फीमेल बॉडी अटैच है कहीं ना कहीं. उसके बाद फिर पेरेंट्स, और हमारे यहाँ पर क्योंकि शादी तो एक बहुत बड़ा मशगला है ना, सबकी हॉबी कुछ है. हो ना हो शादी होना हो जो है हाँ. वो जरूरी है. तो शादी से ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है मेरा ख्याल है वो इंसान की मेंटल हेल्थ है. और 100%. और हर किसी शादी से कई ज्यादा जरूरी आपकी मेंटल हेल्थ. ठीक है. हाँ. तो हमारे यहाँ पर पेरेंट्स को लगता है कि अच्छा ये 20-22 साल की उम्र तक बच्चे ने ऐसा किया कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा. तो ये कोई बीमारी तो है ही नहीं. हाँ, कि ठीक हो जाएगा. बीइंग अ ट्रांसजेंडर पर्सन इज नॉट अ डिसऑर्डर एट ऑल. तो उनको लगता है कि चलो अब इसको प्रेशराइज करते हैं शादी की. अम्मी कहती है मैं मर जाऊंगी अगर तुमने शादी नहीं की. अब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा. इमोशनल ब्लैकमेलिंग बहुत होती है. तो एक तो पेरेंट्स खुद अपने आप को मुसीबत में डाल रहे होते हैं और ऊपर से उस बच्चे को भी मुसीबत में डाल रहे नहीं, होते और उससे ज्यादा ज्यादती उस पे हो रही है जिससे शादी हो रही है. शादी हो रही है ऑब्वियसली, क्योंकि एक ये तो क्रिमिनल बिहेवियर. हमारे यहाँ लड़कियों को रिहैब समझा जाता है कि लड़की जाएगी तो लड़के को सुधार देगी. हाँ. क्योंकि लड़का अगर पहले ठीक नहीं है तो वो शादी के बाद ठीक होगा. हाँ. अगर शादी के बाद भी ठीक नहीं है तो चलो वो बच्चे के बाद ठीक होगा. और उसके बाद वो और ही बुरा हो जाता है. और फिर यानी आप फंसते जाओ, फिर इतना फंस जाए कि कभी निकल ही ना पाए. और आखिर क्या होता है और सुसाइड कि वो इतना अब्यूजिव हो जाता है कि वो आपको कत्ल कर देता है. ये चीजें आ जाती हैं क्योंकि आप उसकी मेंटल हेल्थ को समझ ही नहीं पा रहे. हमारे यहाँ तो मेंटल हेल्थ पे बात ही नहीं हो रही. मकसद आपकी कम्युनिटी में है ऐसा जिन्होंने अपने पेरेंट्स का मर्डर किया? पेरेंट्स का नहीं, अपनी बीवियों का जरूर किया होगा. क्योंकि देखें उनके भी तो पार्टनर्स होंगे ना. अगर एक ट्रांसजेंडर वुमेन है या ट्रांसमैन है, उनके भी तो कोई होगा ना जो उनको सुनने वाला होगा, जिनसे उनकी अटैचमेंट होगी. आप उनसे उनको अलग कर रहे हो, सेपरेट कर रहे हो, तो उससे क्या होगा? सेपरेशन एंजाइटी होगी. सेपरेशन एंजाइटी का मतलब ये है कि आप अपने लव्ड वन से दूर जा रहे हो. फिर आप आइसोलेट, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं. आप लास्ट 2 वीक्स में देखें कितने ज़्यादा लड़कियों के इश्यूज़ आए. आई मीन रेप्स और पता नहीं मर्डर्स, कितने इश्यूज़ आए. वो क्यों आए? क्योंकि मेंटल हेल्थ पे बात नहीं हो रही. उनको इश्यूज़ हैं, पेरेंट्स को एड्रेस करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को एंग्जाइटी है तो 6 मंथ से अगर वो ज़्यादा है, एक तो छोटी एंग्जाइटी होती है क्योंकि एंग्जाइटी एक नेचुरल रिस्पॉन्स है आपका स्ट्रेस के लिए. एक तो छोटी मोटी एंग्जाइटी होगी, जैसे अब हम यहाँ बैठे हैं, मुझे एंग्जाइटी हो रही है कि ओ माय गॉड क्या पूछेंगी कोमल. ठीक है. एक एंग्जाइटी ये है कि आप जॉब के लिए जा रहे हो, तो वो इस किस्म के No, that's not clinical anxiety. ये तो नॉर्मल चीजें हैं. तो एक नॉर्मल एंग्जाइटी. एक एंग्जाइटी वो होती है जो आपके डेली लाइफ के जो टास्क हैं उनको असर कर रही होती है. ठीक है. उनको बहुत वो फंक्शनिंग में प्रॉब्लम्स आ रही हैं. और अगर वो बहुत ज़्यादा चल रही हैं, अगर 6 मंथ से ज़्यादा बढ़ गई है, तो ये हमारे पेरेंट्स, हमारी सिबलिंग्स का काम है. क्योंकि बाहर से आके तो कोई मुझे एड्रेस नहीं करेगा कि आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम है.
क्यों कहा जाता है कि माँ की जो कोख होती है, माँ जो होती है वो पहला इंस्टीट्यूशन है बच्चे के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माँ की गोद को कहा गया है, वरना किसी और को भी कहा जाता, कोई और चीज़ को भी कह सकते थे। इसका मतलब ये है कि माँ ज़्यादा टाइम, माँ बाप ज़्यादा वक्त अपने बच्चे के साथ गुजारते हैं, तो ये उनकी ड्यूटी है। हमारी एक मैम है, मैम रुबीना, वो कहती हैं कि अगर आपने बच्चे को पैदा किया है, उसको मारोगे पीटोगे, बुरा कर रहे हो, नहीं पैदा करते। अगर आपको, आप में इतने गट्स नहीं है, आप नहीं संभाल सकते तो नहीं पैदा करते। आपको किसी ने जबरदस्ती नहीं कहा था कि पैदा करो वरना तो तुम्हारे साथ ही हो जाएगा, ये आपकी चॉइस थी। तो अगर हम पैदा करते हैं बच्चों को, तो ये हमारा काम है कि हम उसको अच्छी लाइफ दें, उनको समझें, उनको ऑब्जर्व करें, ना ओवर प्रोटेक्टिव हो और ना उनको निगलेक्ट करें। और बल्कि अल्लाह ताला ने अगर आपको बच्चा दिया है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसकी आइडेंटिटी को सपोर्ट करें और समझें। क्योंकि कामी अक्सर बात करती है, कहती है जेंडर जो है हमारी टांगों के बीच में नहीं है, जेंडर हमारे माइंड में है। Oh God, that's I mean it's physical and mental. या हमारे माइंड में। एक्चुअली हमारे यहाँ पर ना जेंडर को बहुत ना हवा बना लिए लोगों ने। मैं हमेशा समझाती हूँ कि जेंडर इज इन योर हेड, इज नॉट बिटवीन इन योर लाइफ। मेरा दिमाग का ताल्लुक, मेरे जेंडर का ताल्लुक मेरे दिमाग से है, और ऑनेस्टली उसे प्यार, हम किसी से प्यार करते हैं ना तो जेंडर भी उसी तरीके से है। मेरा जेंडर मुझे पता है, कोई और नहीं आके मुझे बता सकता कि मैं क्या हूँ और क्या नहीं। हाँ, हमारे यहाँ सोसाइटी के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शन है, और हमें पता है, मेरे पेरेंट्स के मुझे पता है कि क्या राइट्स हैं, और मेरे सिबलिंग्स के क्या राइट्स हैं, उन्हें भी पता होना चाहिए कि मेरे क्या राइट्स हैं। क्योंकि I think I disagree with you, but मुझे इतना ज़्यादा मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन बिकॉज आप फिजिकल देखिए, मेंटल, अगर आप सिर्फ मेंटल लिमिट करेंगे ना, तो मेंटली मैं इतना स्ट्रांग हूँ कि मैं मेंटल माइंड सेट अपना चेंज कर सकती हूँ, लेकिन बीइंग अ ट्रांसजेंडर इज नॉट something you can control, it's physiological. No, correct me if I'm wrong. No. If it's physical, so it's physical and mental, right? It's only gender is only in your head. It's only in your head. It's something. It's not like it's not hormonal. It's not harm के मैंने कोई हार्मोनल changes हैं या ऐसा कुछ है, ये मेरे दिमाग में है। ये ऐसा नहीं है कि मैंने कोई चीज खा ली तो मैं इतनी खूबसूरत बन गई। I'm not saying that. या मेरे बॉडी में कुछ जनरेट हुआ, या मैंने जैसे मैंने कहा ना, मेरे ऐसे नहीं। Do you have more testosterone than देखिए than estrogen, right? एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन और ये सब चीजें जो है ना, ये तो बहुत मेडिकली है। मेरा जो कनेक्शन, अच्छा, आप फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, मैं अगर अपना कनेक्शन देखूं तो मेरा शायद कनेक्शन स्पिरिचुअली ज्यादा है अपने आप से। और ट्रांसजेंडर, अच्छा, आप उस नजरिए से बीइंग अ ट्रांसजेंडर पर्सन होना, अगर तो कोई फिजिकल चीज होती तो मैं कटवा कर, लगवा कर शायद मैं आदमी बन जाती, ठीक है। तो और यहाँ हार्मोनल प्रॉब्लम होता तो मैं, क्योंकि हार्मोन्स हमारे मार्केट में अवेलेबल है, मैं खाकर यहाँ तो प्रॉपर औरत बन जाती है, प्रॉपर मर्द बन जाती है। मैं बहुत प्राउडली कहती हूँ मैं ट्रांसजेंडर वुमन है, क्योंकि मैंने अपने आप को इसी तरीके से जाना है, इसी तरीके से पाया है। और मैंने अपने भाई को एक वक्त में कहा था कि अगर तुम मुझे फांसी पे भी लटका लोगे ना, तो मैं यही कहूँगी कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, क्योंकि ये वो चीज़ नहीं कि आप किसी को बदल सको या आप डंडे की जोर पर चेंज करो। तो इसी वजह से अब कानून भी आ रहा है, इसी वजह से अब ट्रांसजेंडर लोगों को सपोर्ट भी मिल रही है। हाँ, हम थोड़े क्या कानून आ रहा है मुझे जरा बताएं। 2018 में, इनफैक्ट आई थिंक द ऑडियंस वुड लव टू नो कि कानून क्या है। हाँ, 2018 में हुकूमत पाकिस्तान ने ट्रांसजेंडर्स के लिए प्रोटेक्शन पॉलिसी बिल बनाया, जो कि अब गैजेट का हिस्सा बन चुका है, और वो एक्ट है। और क्या है वो एक्ट? उस एक्ट के अंदर प्रोटेक्शन है ट्रांसजेंडर्स के हवाले से। क्या आप उनको हार्म नहीं कर सकते? उनको हार्म नहीं, उनको हरास नहीं कर सकते। वो कहीं पर भी अपनी असेंबली कर सकते हैं, कहीं पर भी जमा हो सकते हैं, वो घर ले सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं। एजुकेशन के हवाले से बातचीत की गई है, हेल्थ के हवाले से बातचीत की गई है, ट्रांसजेंडर के कमीशन बनाने के हवाले से बात की गई है। आफ्टर द 18 अमेंडमेंट अब हम सिंध हुकूमत के साथ मिलकर उसी तरीके का एक और कानून लेकर आ रहे हैं, जो कि सिंध में इम्प्लीमेंट होगा। और उस कानून के अंदर हम और बहुत सारी चीज़ें ऐड कर रहे हैं, जिसमें हम पेरेंट्स को लाइबल कर, एक चैप्टर होगा जो कि पेरेंट्स के लिए होगा, कि पेरेंट्स की लाइबिलिटी कि बच्चा जब तक 18 से 20 साल का ना हो जाए, चाहे बच्चा जैसा भी क्यों ना हो, वो उसको अपने से अलग नहीं कर सकते, घर से बाहर नहीं निकाल सकते। क्योंकि जब हम बच्चे को अपने से अलग कर देते हैं छोटी उम्र में, तो बच्चा अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो वो मुख्तलिफ गलत तरीके के काम अंजाम दे सकता है। और ऑब्वियसली बात है, अगर अब्यूज हो रही हो तो उससे भी लायबल है, उससे भी लायबल हैं। और ऑब्वियसली बात है कि एक बच्चा जब छोटी सी उम्र में इतनी सारी चीज़ें सह लेता है, तो मेंटल हेल्थ के इशू, एंजाइटी
और वो बच्चा जो है वो आगे जाकर मुख्तलिफ चीज़ों से गुजरता है, जो कि एक बहुत बुरा अमल होता है। Oh my gosh. And what about the medical field? आपका क्या ख्याल है कि हम पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है, क्या वो medically therapies and resources and medications LGBT community को provide कर रही है enough? बहुत कम, बहुत कम। क्योंकि काफ़ी काउंसलर्स या थेरेपिस्ट ऐसे हैं जो अभी तक LGBT कम्युनिटी वो लोग फ्रेंडली नहीं है उनके साथ। I mean, अगर आप किसी का काउंसलिंग कर रहे हो तो आपको एम्पैथेटिक रहना होता है, ठीक है, सेम लेवल पे पेस पे आके दोनों ने एक दूसरे से बात करनी होती है। तो मैंने ज़्यादातर, क्योंकि मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं, कहा जाता है कम्युनिटी में, शायद कामी को पता भी हो कि बहुत ज़्यादा कम्युनिटी फ्रेंडली काउंसलर है। अगर वो मेरे पास आते हैं तो वो ज़्यादा ओपनली बात करते हैं। वो अक्सर वो मुझे बता रहे होते हैं, बाजी मैं उनके पास गया था, उन्होंने मुझे देख के ही कहा कि अच्छा आप तो ऐसे हो वैसे हो वैसे हो। और मुझे कभी कभी डॉक्टर ने ऐसे बोला? डॉक्टर ने नहीं, कभी कभी काउंसलर्स ऐसे कर जाते हैं। अब बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा पर इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगी, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो उनको बहुत जजमेंटल हो जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा बुरा फील करवाते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है जो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आई मीन वो फिर LGBT कम्युनिटी के को जाके थेरेपी कर रहे हैं, बट उनको खुद वो एजुकेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी के पास जा रही हूँ, आई मीन अगर मैं LGBT कम्युनिटी से हूँ और मैं दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, और मैं किसी के पास जा रही हूँ, तो वो मुझे बहुत बुरी तरह अगर ट्रीट करे, दैट मीन्स वो कम्युनिटी फ्रेंडली नहीं है। नो, इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। आई मीन अगर आप थेरेपिस्ट हो तो आप अपने जजमेंट को, अपने जितने भी ग्रजेस हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको आप बिल्कुल पीछे फेंक के और आप आगे जिससे मुखातिब हो रहे हो उनसे आप बात करोगे उस तरीके से जैसे वो है, उसकी एम्पैथी होनी उनकी चाहिए। जॉब ही यही है, ठीक है, हम मतलब काम ही यही है आपका। तो अगर आप उनको कह रहे हो कि नहीं आप जी आप उम्रे पे चले जाएं, आप ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन आप उनको समझे तो उनके इश्यूज क्या हैं। आप उनको कह रहे हो नमाज पढ़ो, क्या पता वो पहले से नमाज पढ़ता हो, क्या पता आप नहीं पढ़ती हो वो पढ़ता हो। तो मतलब आप उनको समझे। Is there a body like a governing or a counseling body that goes and checks कि भाई ये थेरेपिस्ट जो हैं ये किस टाइप के, किस स्टैंडर्ड के, जैसे रेस्टोरेंट्स में किचन चेक होता है, क्वालिटी कंट्रोल चेक होता है, इस तरह का कोई है सिस्टम? मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन है, इतना नहीं है, एक्सट्रीम पे नहीं है, लेकिन होना चाहिए। सर वो इंडिपेंडेंटली रैंडमली चेक करते हैं थेरेपिस्ट का स्टैंडर्ड? अब नहीं, इतना नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी हॉस्पिटल में हैं तो आप किसी सुपरवाइजर के अंडर होंगे, किसी थेरेपिस्ट, वो आपको सुपरवाइज कर सकते हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। प्राइवेटली आप लेकिन अगर आप प्राइवेटली कर रहे हैं तो शायद प्राइवेट में भी होता है, लेकिन अगेन हर एक के लिए नहीं होता। फिर ये भी आ जाता है कि कॉन्फिडेंशियल होती हैं चीज़ें, जो काउंसलर है और जो क्लाइंट है उनके बीच में जो बातें होती हैं वो कॉन्फिडेंशियल होती हैं। तो वी डोंट इवन नो कि क्या एग्जैक्टली हमें पता ही नहीं होता कि क्या पक रहा है अंदर, क्या कुछ हो रहा है। लेकिन जब आप क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, अक्सर वो यही बताते हैं कि बाजी मैं उनके पास गया था, उन्होंने तो मेरे साथ ऐसे और मुझे कहा कि नमाज पढ़ो, मैं तो 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, फिर मेरे साथ क्यों इशू है। मैं खुद थेरेपिस्ट के पास जब गई थी, जब मेरी डिवोर्स हुई थी, तो वो 2 सेशंस के बाद वेकेशन पे 2 महीने चली गई। I was like very good. And thank you so much both of you for coming, and thank you Kami especially for being brave, and I have complete admiration for you, and thank you so much for doing so much, and again I wish, क्योंकि मेरा दिल बहुत छोटा है, मैं बहुत जल्दी, मैं जितनी देर ये बात कर रहे थे मैं अपना आंसू मैंने यहाँ रखे हुए थे, so it's like for me this is, I hope it can help someone. That's all I can do. But thank you very much for taking time out. Okay, guys. Unfortunately, time खत्म हो गया है. मिलते हैं next week on Lifestyle with Komal. Allah.